नमस्कार। जानते हैं कौन है सीके रावत और ये नेपाल के लिए फायदेमंद होंगे या नुकसानदायक होंगे? क्योंकि दोस्तों, पहाड़ी समुदाय में एक वर्ग ऐसा भी है जो सीके रावत को देशद्रोही कहता है। तो आज इनके बारे में बात होगी। दोस्तों, ये जनमत पार्टी के हैं और 70 से 35,042 वोट लेकर विजयी हुए हैं। इनके प्रतिद्वंदी उपेंद्र यादव मात्र 16,000 वोट तक ही सीमित रह गए। तो कह सकते हैं कि सब तरह की जनता ने इन्हें जबरदस्त समर्थन दिया। दोस्तों, आपको ध्यान में रखना होगा कि सीके रावत को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल है और आपको यह भी ध्यान में रखना होगा कि ये नेपाल के एजुकेटेड आदमियों में गिने जाते हैं। यानी इनको हम कह सकते हैं कि ये बहुत बड़े विद्वान हैं। इन्होंने तिरुवन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और इनके नाम कुछ अवार्ड भी मौजूद हैं। दोस्तों, इनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा था 2014 के लगभग, क्योंकि मधेश अलग देश नाम की इन्होंने एक कैंपेन चलाया था। हालांकि मधेश अलग देश ये 2007 में चला, 8 में चला, 9 में चला, लेकिन 2013 के बाद सीके रावत भी इसमें शामिल हो गए थे। हालांकि सीके रावत का नेपाल तोड़ने का कोई इरादा नहीं था। वो चाहते थे कि नेपाल की जो पहाड़ी समुदाय की सरकार बनती है बार बार, वो मधेशियों को अधिकार दे, और जब मधेशियों को पूरे अधिकार नहीं मिले तो इन्होंने सरकार पर प्रेशर डालने के लिए मधेश अलग देश का समर्थन किया, ताकि नेपाल की सरकार दबाव में आए और मधेशियों का जो उनकी मांगे हैं उनको पूरी करे। तो मेरी समझ से इनका केवल सरकार के ऊपर एक प्रेशर था। ये नेपाल को बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहते थे, मधेश अलग देश ये बिल्कुल नहीं बनाना चाहते थे, बल्कि सरकार पर एक प्रेशर डाल रहे थे ताकि सरकार इनकी बातें सुने। और दोस्तों, मैं इनको नहीं मानता हूं कि ये देशद्रोही हैं, क्योंकि नेपाल में जब कृषि उत्पादनों की कमी हुई पिछले साल, आपको पता है 35% पूरे नेपाल का जोड़ेंगे तो 30 या 35% कृषि उत्पादन कम हुए हैं। उसके लिए भी इन्होंने किसानों के पक्ष से आवाज उठाई है। यानी ये चाहते हैं कि देश कहीं ना कहीं विकास करे, आत्मनिर्भर हो। और दोस्तों, बुद्धिमान व्यक्ति जो होगा वो ऐसा चाहेगा ही चाहेगा। पहाड़ी समुदाय में एक छोटा सा वर्ग ऐसा है जो इनको कई बार देशद्रोही बोल देता है। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। हमने आपको क्लियर कर दिया कि सीके रावत ने प्रेशर बनाया था सरकार के ऊपर मधेश अलग देश बोल के, ताकि मधेशियों की मांग पूरी हो। बाकी देशद्रोह की कोई भावना इनके अंदर नजर नहीं आती है, क्योंकि मैंने इनके बहुत सारे इंटरव्यू सुने हैं। दोस्तों, इनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा दायर किया गया था। दोस्तों, ध्यान में रखिए, भारत और नेपाल में राजद्रोह चलता है, देशद्रोह नहीं। देशद्रोह की कोई भी धाराएं नहीं बनी है। भारत और नेपाल के कानून में राजद्रोह की धाराएं बनी हुई हैं, उनके अंतर्गत किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है। देशद्रोह और राजद्रोह में अंतर है, ये हम आपको भविष्य में समझाएंगे कि भारत और नेपाल में देशद्रोह की कोई भी धाराएं नहीं है, राजद्रोह चलता है। राजद्रोह और देशद्रोह में काफी अंतर है, ये हम आपको भविष्य में समझाएंगे। आप इतना ही समझ लीजिए, राजद्रोह केवल पार्टी के लिए होता है और देशद्रोह देश का विद्रोह करना, और राजद्रोह का मतलब जो पार्टी शासन कर रही है उसका विरोध करना, ये अंतर है। बाकी हम विशेष वीडियो बना के आपको इनके बारे में समझा देंगे, राजद्रोह और देशद्रोह क्या होता है। जब इनको गिरफ्तार किया गया था तो ह्यूमन राइट्स वालों ने भी आवाज उठाई और कहा कि सीके रावत के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा बिल्कुल लागू नहीं होना चाहिए। दोस्तों, हम इनका पर्सनल जीवन बताने लग गए, बात कुछ और करनी थी, बताने लग गए पर्सनल जीवन, वो चीजें छोड़ दीजिए। हाँ, इतना जान लीजिए कि मधेश अलग देश ऐसी कोई भावनाएं इनके दिलों के अंदर मौजूद नहीं है, क्योंकि मैं इनके इंटरव्यू सुनता रहता हूं। और दोस्तों, हम जिस आदमी का इंटरव्यू सुनते हैं उसकी विचारधारा को अच्छे से जान लेते हैं। जैसे रवि लामिछाने को 4 साल पहले ही हमने कह दिया था कि ये पार्टी बनाएंगे और चुनाव लड़ेंगे और 60 से और 70% वोटिंग इनके पक्ष में होगी। हमने 4 साल पहले कह दिया था और आज वही हुआ। उन्होंने पार्टी भी बनाई और चितवन क्षेत्र 2 से चुनाव भी लड़े और 56% वोटों के साथ चुनाव जीत भी गए। तो ये हमने 4 साल पहले ही कह दिया था, क्योंकि हम
रवि लामिछाने की बातें सुन के उनके दिल के बारे में सब कुछ जान लिए। इसी प्रकार सीके रावत के बहुत सारे इंटरव्यू सुन के हम इस चीज को फाइनल कह सकते हैं कि देशद्रोह की भावना इनके अंदर बिल्कुल नहीं है। वो एक वर्ग है नेपाल में पहाड़ी समुदाय का जो कभी कभी इनको देशद्रोही बोल देता है। देखिए, ये ज्यादा पढ़े लिखे जो लोग होते हैं वो केवल देश के हित के बारे में ही सोचते हैं। ये सीके रावत या रवि लामिछाने, शेर बहादुर देववा, ओली, परचन, बाबूराम भट्टराय इनके जैसे नेता नहीं है। ये कुछ दूसरे ढंग के नेता हैं। एक तो ये युवा पीढ़ी है, यानी 45-46 साल के हैं, यानी इनके अंदर देश में विकास करने की भावना जरूर होती है, जबकि बूढ़े राजनेताओं को केवल अपनी कुर्सी प्यारी होती है। तो मेरा मानना है कि सीके रावत की जो भावनाएं हैं देश के लिए, नेपाल के लिए, वो बहुत ही अच्छी है। देश को आगे बढ़ाना ये चाहते हैं। अब रही उपेंद्र यादव जी की बात, तो देखिए, आज से 3 या 4 साल पहले उपेंद्र यादव जी ने कहा था कि भारत और नेपाल के बीच केवल 2 जगह सीमा विवाद है, उसके अलावा कहीं पर सीमा विवाद नहीं है। तो उस समय हालांकि उन्होंने ठीक ही कहा था। बाकी दोस्तों, छुटपुट झगड़े वाली बात है, छुटपुट लफड़े हैं, सीमा विवाद है। असली जो भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद है वो है सुस्ता और काला पानी। बाकी भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद बिल्कुल नहीं है। खुली सीमाओं के चलते सीमाएं जो हैं वो डिक्लेयर नहीं हो पाई, लेकिन सही से दोनों तरफ की पार्टियां ईमानदारी से काम करें तो बहुत जल्दी भारत नेपाल की सीमा का समाधान आराम से हो जाएगा। इतना बड़ा विवाद नहीं है जितना कि नेपाली मीडिया उसको बताकर चलती है। तो उपेंद्र यादव जी ने कहा कि भारत नेपाल के बीच में सीमा विवाद केवल सुस्ता और काला पानी है, वो ठीक है। लेकिन दोस्तों, हमें कुछ नेपाली मीडिया के माध्यम से पता लगा है कि उपेंद्र यादव जी को कहा गया है कि ये चाइना के दलाल हैं। हाँ दोस्तों, हमारे पास वीडियो भी उनकी मौजूद है जो ये कहते हैं उपेंद्र यादव जी को कि ये पहले भारत के पक्ष में थे, अब ये चाइना के दलाल बन गए हैं। उपेंद्र यादव जी के लिए कहा है। दोस्तों, हम बिल्कुल नहीं कह रहे, हमने जो नेपाली मीडिया में सुना वही आपको बताया। चलिए दोस्तों, उपेंद्र यादव जी की बात छोड़ देते हैं, सीके रावत जी की बात करते हैं। देखिए, सीके रावत और रवि लामिछाने इस समय नेपाल में 2 ऐसे चेहरे हैं, केवल 2। आपकी नजर में बालेन शाह हो सकते हैं, हर्क सम्पांग हो सकते हैं, सागर ढकाल हो सकते हैं, कुछ नए चेहरे, ठीक है। लेकिन ध्यान में रखिए, रवि लामिछाने और सीके रावत ये 2 ही ऐसे नेता हैं कि जो भविष्य में प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं। यदि आप बालेन शाह जैसे नए लड़कों को आगे लेके आते हैं तो देश हित में काम करेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उनको राजनीति का उतना अनुभव नहीं है। लेकिन सीके रावत और रवि लामिछाने इनको अच्छा अनुभव है दुनिया का, क्योंकि मैं इनके वीडियो देखता हूं तो मैं इनकी भावनाओं को समझता हूं। आप लोगों का क्या है कि सड़क पे जाके कोई भी खड़ा हो जाता है, आप लोग उसी के पक्ष में आ जाते हैं। लेकिन ये समझना पड़ता है कि जो इस आदमी को आप सपोर्ट कर रहे हैं वो आदमी उतने लायक है भी कि नहीं है। आपने सोचा कि बूढ़े राजनेता खराब हो गए, अब नए आदमी को तैयार करना है, ठीक है, तो आप नए के समर्थन चालू कर देते हैं। लेकिन ये नहीं जानते कि नया आदमी उस काबिल है कि नहीं है। तो मैं वही बात कर रहा हूं, नए आदमी में सीके रावत एक काबिल आदमी है और रवि लामिछाने भी काबिल आदमी है। अब भले ही रवि लामिछाने ओली के साथ में गठबंधन बनाए चाहे कहीं गठबंधन बनाए, लेकिन ये 2 आदमी मुझे नेपाल में बहुत काबिल नजर आते हैं एकदम। अब इसमें दोस्तों एक चीज और है, अब पहाड़ी समुदाय के लोग कहेंगे कि नहीं सीके रावत अच्छे आदमी नहीं है, तो वो आपके विचार हो सकते हैं, आप तो कुछ भी सोच सकते हैं। लेकिन जो आप सोचें वो सच नहीं ना होगा। तो हमारे हिसाब से सीके रावत इस समय नेपाल की राजनीति में उनको आगे आना चाहिए, एकदम सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए नेपाल की राजनीति में सीके रावत को, क्योंकि वो बुद्धिमान व्यक्ति हैं। वो अपनी नई जनरेशन को अपनी तरह बुद्धिमान ही बनाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान में रखिए कि आपके यहाँ पे 2 ही आदमी ऐसे हैं, सीके रावत और रवि लामिछाने, जो नेपाल हित में बहुत ही अच्छे हैं। हाँ, अगर ये किसी देश के प्रेशर में आ गए तो अलग बात है, ठीक है। लेकिन ये फिलहाल आपके शेर बहादुर देवा जी हुए
ओली जी हुए, बाबूराम भट्टराय, परचंद माधव नेपाल, इनसे तो अच्छे हैं दो आदमी, सीके रावत और रवि लामिछने। क्योंकि मैं सबकी कुंडलियां जानता हूं, क्योंकि मैं नेपाली राजनीति को 1996 से जानता हूं। धन्यवाद दोस्तों।